हेलो एंड वेलकम टू मैथ फाउंडेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रानू मैनी। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे करियर के फील्ड में बहुत ही ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या इसको कह लीजिए ओवर लुक कर दिया जाता है। इसको हम समझते ही नहीं है। और ये टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट एज अ करियर ऑप्शन फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैथ फाउंडेशन पर एक सीरीज चला रहे हैं जो कि है करियर ऑप्शन के बारे में, और जिसमें हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट फील्ड के बारे में कि आफ्टर ऑल कॉर्पोरेट फील्ड कितना इम्पोर्टेंट है और कितना एक्सेसिबल है फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी। तो इस टॉपिक पर आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस स्पीकर हम कह सकते हैं हमारे साथ है, और उनका नाम है पीयूष भरोड़िया, जो कि जयपुर राजस्थान से हैं। और ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है, जहां हम इनके साथ जानेंगे कि आफ्टर ऑल कॉर्पोरेट फील्ड फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना एक्सेसिबल है, क्या चैलेंजेस हैं, और हमारे पास इस फील्ड में क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो मैं बिना किसी देरी के वेलकम करती हूँ पीयूष जी का। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं पीयूष जी से कनेक्ट करने से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। पीयूष जी जयपुर राजस्थान से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये एयू यूथ स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम कर रहे हैं सिंस 2002। और 2002 से आज तक ये इस बैंक में है। 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। और पीयूष जी लेट ब्लाइंड है। 2010-11 के आसपास इनका विजन लॉस हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 15+ इयर्स एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ये कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे हैं। बाकी पीयूष जी अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हम लोगों को खुद बताएंगे। ओवर टू यू पीयूष जी। Thank you. Thank you, Ranu. Thanks for inviting me. It's really great कि आप इस तरह का एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो स्पेशली एबल्ड के लिए उनके उनके राइट्स पे उनके उनकी जॉब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए इस तरह का प्रोग्राम चला रहा है। थैंक्स फॉर इन्विटेशन। तो जैसा आपने बताया, मेरा नाम पीयूष परड़िया है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं एक स्मॉल बैंक में पिछले 23 वर्ष से काम कर रहा हूँ। 2011 में मेरे रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हुआ और रेटिना डैमेज के कारण मेरा टोटल आईसाइट लॉस हुआ 2011 में। तो जैसा आपने बताया कि मैं 23 साल से इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया एज ए ग्रेजुएट, इट्स माय फर्स्ट जॉब। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरी फर्स्ट जॉब थी। मैंने इसी कंपनी में ज्वाइन किया था जब ये एक छोटी सी एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। और लेटर ऑन ग्रो करते 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 इतनी बड़ी हुई कि 2017 में we become a small finance bank. We got banking license from RBI, and now from last 9 years we are working as a bank. So basically, I am working with bank, and in 2018, bank established their own foundation called AU Foundation to implement and execute their CSR program. So uh, I was I was moved in education as my interest, and my focus was on development projects and social projects of various kind of in various domains. So from last 8 years, I'm working with AU Foundation in CSR domain. That's my small introduction.
कुछ बोलना है क्या? थैंक यू सो मच पीयूष जी, आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी हम लोगों के साथ शेयर की। एंड आपकी जर्नी से ये समझ में आता है कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आपकी जर्नी भी बहुत कहीं ना कहीं डिफिकल्ट भी रही होगी। तो आज जैसे कि मैंने ये स्टार्टिंग में ही बताया कि हम ये जानेंगे कि आफ्टर ऑल कॉर्पोरेट फील्ड एक ऑप्शन कितना बेस्ट है, और कितनी चैलेंजेस, कितने मिथ्स इसके बारे में है। तो मैं अपने जो भी पॉडकास्ट है उसकी शुरुआत इस टॉपिक से करना चाहूंगी कि जैसे कि आप 15 इयर्स एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क कर रहे हैं, और आप अपने आसपास, हम लोग देखते ही हैं, आसपास में भी देखते हैं कि आजकल कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब करने के लिए अगर हम एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत चीजों का बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। तो आपके एक्सपीरियंस या आपके थॉट के अकॉर्डिंग मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के टाइम में अ, इतना जरूरी क्यों है इस टॉपिक पे बात करना। और क्योंकि ना लोगों के बीच में ये चीज है कि पीपल फॉर डिसेबिलिटी के लिए अगर हम एज अ कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क करने जाते हैं तो बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज है और बहुत ही रिस्की चीज है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या टेक अवे होगा इस पर, और कितनी हद तक ये बात सच भी है? तो इस पे आप कुछ अपना एक ओपिनियन दीजिए हमको। या रानू, तो जैसा आपने कहा कि ये बोथ वे है कि एक तो जो यूथ या जो भी आज एस्पिरेंट्स हैं, जो भी जॉब करना चाह रहे हैं, तो ना सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इवन नॉर्मल पर्सन भी, सबकी फर्स्ट चॉइस आप किसी से पूछते हो तो उनकी होती है गवर्नमेंट जॉब। कि उन्हें लगता है गवर्नमेंट जॉब सेफ है, सिक्योर है, गारंटीड है, 60 साल की एज में रिटायर होंगे, उससे पहले कोई रिस्क नहीं है जॉब लॉस को लेके। तो ये माइंडसेट हमारे भारत के सभी लोगों में, विदाउट एनी स्पेशली कि स्पेशली एबल्ड में ये है, ये अक्रॉस पब्लिक में ये है। दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स हैं, कॉर्पोरेट जो जॉब्स हैं, उनमें क्या है कि आपको किसी तरह का वो इस स्टेज पे सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं कि आप आपने पढ़ाई की है या आप किस कैटेगरी से आते हैं, किस रीजन से आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ स्किल्स, आपका स्किल बेस क्या है। अगर आपका स्किल बेस है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप विद पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या नॉर्मल पर्सन हैं, या आपको आप किसी अदर कास्ट से हैं या किसी रिलीजन से हैं। नॉट इवन, मतलब सिर्फ स्किल्स पे बेस पे वह सिलेक्शन किया जाता है। और क्योंकि जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट है तो वो फॉर प्रॉफिट काम करते हैं, तो उनका जो एक मैपिंग होता है किसी को सेलेक्ट करने का, वो यही होता है कि ये जो हमारा काम करेंगे उससे हमारा काम, हमारे बिजनेस को, हमारे वर्क को क्या फायदा होगा, और क्या उस काम में कोई रुकावट है। तो जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट में हूँ और पिछले, जैसा आपने कहा, 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई 2011 में, तब मैं भी एयू बैंक में, एयू जो कि उस वक्त एनबीएफसी थी, उसी में काम कर रहा था, और एक छोटी एनबीएफसी थी। और वहाँ जब मैं काम कर रहा तो उसको रेगुलर उसी काम को उस वक्त भी करता रहा जब ये प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स जो थे वो उसमें कहीं भी वो उसके आड़े नहीं आए, उसके बीच में नहीं आया कि मैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर। फिर भी बल्कि मेरे में खुद में वो ज्यादा अप्रीहेंशन थे कि मैं ये काम कैसे कर पाऊँ। कि जैसा मैंने बताया 2011 में जब मैं ये प्रॉब्लम हुई, तब मैं सेल्स में था, और सेल्स में मुझे फील्ड जाना, जब ये आई ये प्रॉब्लम हुई, मुझे लगा कि मैं शायद अब फील्ड में नहीं जा सकती। मुझे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कहा गया तुम कुछ चेंज कर लो या तुम कुछ और देख लो काम, और मेरे दिमाग में खुद में ही था कि मैं, वो एक ऐसा टाइम था जब एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन थी कि शुरू के इनिशियल 1 और 2 इयर्स में कि
आप समझ ही नहीं पाए कि आपके साथ क्या हो गया है और क्या होगा। तो मेरे दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चंस थे और मैंने खुद ने ही अपनी चॉइस से कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि मुझे सेल्स से आप किसी और फील्ड में कोई और डोमेन में काम दीजिए। और तब मैं वापस फिर बैंक बैक ऑफिस में मैंने move किया, जहाँ मैंने कस्टमर सर्विस, बैंकिंग बैंकिंग तो नहीं था उस वक्त, जो पेमेंट ऑपरेशंस हैं, NBFC में जो और कोऑर्डिनेशन के काम हैं, एनओसी जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स रिलीज किए जाते हैं, उन उस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था। बहुत अच्छा काम, अच्छे से काम कर पा। और वो भी इस तरह से, क्योंकि जो भी उस काम को कंप्लीट करने की जो रिक्वायरमेंट थी, उस तरह की चीजें कंपनी ने मेरी नीड को समझते हुए वो प्रोवाइड कर रहा है। जैसा जो जो भी कंपनी, जो पर्सनल डिसेबिलिटी है, उन लोगों को क्या चाहिए काम करने के लिए। एक तो चाहिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट, जो कि मुझे प्रॉपरली मिला। जो भी लैपटॉप्स और उसके साथ में जो सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, जॉज और एनवीडीए, दोनों मेरे पास आज की डेट में हैं, जो मैं बैक इन 2014, मैं 2014 से जॉब यूज करने लगा। और वो कंपनी, वो सब चीजें मैंने ही बताई कि अब हो सकता है किसी को लगे कि कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट को देना चाहिए था, पर क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, कॉर्पोरेट ने मुझसे पूछा कि भाई आपको अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए क्या सब चाहिए, वो आप बताएं। तो वो मैंने बताया और वो मुझसे अवेलेबल भी नहीं पाए। मैंने जॉब्स के थ्रू ही अपने सारे काम करना स्टार्ट किया। इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट नीड होती है कि माइंडसेट, जैसे कहते हैं कि भाई वहां से आपका और लोगों का आपको सपोर्ट मिला कि नहीं, आपके कलीग्स का, आपके आपके मैनेजमेंट का। तो उसको लेके तो मुझे कोई चैलेंज मतलब फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से वहाँ काम भी कर रहा था। और जब मैं जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, तब मैं उन लोगों के बीच में ऑलरेडी काम कर रहा था, तो सब लोग मुझे जानते भी थे। और जैसे कहते हैं, वो हमेशा तत्पर थे कि वो कैसे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे। और उन्होंने मुझे ऑब्जर्व करना भी शुरू किया कि क्या मेरी नीड हो, हिसाब से उन चीजों को बनाया गया है। कैसा उनका सीटिंग अरेंजमेंट्स कहाँ होना चाहिए, कितना उनको आने जाने का, अगर वो थोड़ा प्रॉब्लम है तो अगर कहाँ जो एंट्री गेट है या जो वॉशरूम है उससे कितना दूर ये अपने आप को जा सकते हैं, इसका भी ख्याल रखना। तो ये दोनों तीनों चीजें मिलती हैं जब काम करती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। और जैसा मैंने कहा कि 2011 से एयू फाउंडेशन बना, तो मैंने खुद अपनी चॉइस से उसमें मूव किया कि मैं बैक ऑफिस में अब तो बहुत काम कर चुका हूँ, पर जैसा मैं पहले फील्ड में था, तो मुझे भी सीएसआर में ही काम करना है, सिर्फ ऑफिस में बैठ के जॉब नहीं करना है। तो वह भी मैं आज सक्सेसफुली कर पा रहा हूँ। तो वो कोई चैलेंज मुझे फील नहीं। और ऐसा ही मैं मानता हूँ कॉर्पोरेट्स में, जैसा कि मैंने बताया सीएसआर में मैं काम करता हूँ, तो हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट पे ही काम करता है। एयू इग्नाइट के नाम से हम प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूथ को हम लोग 3 मंथ ड्यूरेशन के वोकेशनल कोर्सेज की पे ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद उनका प्लेसमेंट करते हैं, जॉब। तो इस प्रोग्राम में देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब्स हम जब लोगों से मिलते हैं तो सबका यही होता है कि सबकी एज ग्रुप होती है। हमने एज ग्रुप रख रखा है 18 से 30, पर हमारे पास मैक्सिमम लोग आते हैं जो 25 से 30 साल या 35 साल की एज ग्रुप के होते हैं, जिन्होंने पहले 5 साल 10 साल अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में या किसी और में उसमें, या ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि क्या परिस्थिति में जॉब करनी है या करनी भी है, तो वो इतने खुद हिचकिचाते हैं कि उन्हें लगता है हमें इस सेक्टर में जॉब मिलेगी या इसके है या नहीं। तो सेल्फ डाउट उन लोगों के ज्यादा होते हैं। और हम उसी तरह से उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। दो लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। और फिर वो जो भी बच्चे जहाँ हमारे यहाँ से, वो आज अच्छी कॉर्पोरेट्स में अच्छे लेवल पे काम करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत डिमांड है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूथ में भी बहुत से यूथ में है जो अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं।
मेन कारण है इसका स्किल गैप, कि जो कॉर्पोरेट्स को स्किल्स चाहिए वो यूथ में नहीं होते हैं, और जो यूथ को जॉब चाहिए, जो यूथ में स्किल्स है वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं कि वो उस गैप को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो मुझे ये लगता है कि अगर स्किल्स हैं और काम करने की अप्रोच, जैसा आपने कहा कि मैंने कहा कि सबको गवर्नमेंट जॉब की इच्छा होती है, सभी लोगों को, उसका कारण ये होता है कि उन्हें लगता है कि वो शायद इजी है, और सैलरी भी शायद इनिशियल लेवल पे गवर्नमेंट में जॉब्स में ज़्यादा होती है बहुत से केसेस में। प्राइवेट सेक्टर में इनिशियल लेवल की जो जॉब्स होती हैं वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम रेंज से स्टार्ट होती है। उदाहरण के लिए अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब इनिशियल लेवल पे 10,000 में है उदाहरण के लिए, तो वो कॉर्पोरेट में शायद 5 या 6,000 से ही स्टार्ट होती है। पर लेटर ऑन स्टेज में आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही आपके स्किल्स हैं, आप तब अगर आपने स्किल सेट अचीव कर लिए हैं जो प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, तो इतने आपको अपॉर्चुनिटीज आपके खुद के पास ऑप्शन आने लग जाते हैं, आपके कंपनी से डिमांड आती है। आप अगर किसी कंपनी में मूव करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को छोड़ के, तो आपको जंप भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलते हैं, इंक्रीमेंट भी अच्छे मिलते हैं। इवन जो लेवल गवर्नमेंट सेक्टर में शायद हाईएस्ट लेवल पे जो सैलरी होती है, वो सैलरी मिड लेवल मैनेजमेंट में भी कॉर्पोरेट में आज की डेट में मिल रही है। तो ये मैं मानता हूँ, ये सब जो मुझे लगता है कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में चुनाव करना है, पर उसमें एक अपने आप खुद को एक टाइमलाइन या एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि मैं कब तक डिसाइड कर लूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि देर होने के बाद, अगर आप 30+ या 35 होने के बाद अगर कॉर्पोरेट में कोई जॉब देखना चाह रहे हैं, तो वहां भी मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। थैंक यू सो मच सर आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो आपने अपना ये ओपिनियन हमारे साथ शेयर किया। तो आपके बातों से ये तो क्लियर है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, विदाउट डिसेबिलिटी, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर आपको स्किल्स हैं, अगर आप उस लेवल के हैं, तो आप डेफिनेटली अपने कॉर्पोरेट फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस ओपिनियन। एंड रही बात स्किल्स की, तो हम उस पर भी आएंगे कि हमें कौन कौन सी स्किल्स एक्चुअली में अपने अंदर डालनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करना चाहेंगे कि जैसे सर, आज के टाइम में ना ऐसी बहुत सी मिथ्स भी मैं देखती हूँ बनी होती हैं। और दो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो वो नहीं फेस किया, बट फिर भी लोगों के बीच में ये मिथ रहती है, और लोग ये सोचते भी हैं कि अगर हम जो कि करियर में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट फील्ड के करियर में जैसे जा रहे हैं, तो वहां पे ना हमारे लिए जैसे अगर हमने अकोमोडेशन मांगा है, तो वो एक वीकनेस है हमारे लिए। जैसे कि अकोमोडेशन मीन, जैसे अगर कोई हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प जैसे कि अगर हमें अपने अपने अकॉर्डिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो यूज करने हैं एंड ऑल दैट, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हाँ, वो शो करता है कि हमारी वीकनेस है। या फिर जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं वो एबल्ड बॉडी लोगों के लिए, खैर ये तो आपने एक मिथ क्लियर यहाँ पे कर ही दी है अपने हमारे फर्स्ट पॉइंट में कि एबल्ड एंड डिसेबल्ड इज लाइक, ये मैटर ही नहीं करता है। डजेंट मैटर यू आर एबल्ड और डिसेबल्ड, आपकी स्किल्स ज्यादा मैटर करती है। बट ये बोला जाता है कि पीडब्ल्यूडी जो पीपल होते हैं, उनके लिए जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर उनके लिए आगे ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में, वो कम है। तो इस मिथ के ऊपर, या ये कितना रियल है, या रियलिटी में अगर ये मिथ है तो कितना बड़ा ये हार्म है हमारे लिए एज अ विजन एम्पेयरमेंट पीपल, या एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विदाउट लाइक विद एनी डिसेबिलिटी। और जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो इन मिथ्स, इन बिलीफ से हटकर कितना आगे, मतलब ऊपर है, और कितना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आप इस पे थोड़ा हमको गाइड कीजिए, बिकॉज मैं नोटिस करती हूँ कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम यहाँ गए तो खुद, कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने भी ये कई बार बोला है कि अगर कॉर्पोरेट में गए तो क्या ही अपॉर्चुनिटी है, क्या ग्रोथ है।
क्योंकि लोग बहुत सारे बैकग्राउंड से आते हैं, और कोई ह्यूमैनिटीज से बैकग्राउंड से है, कोई इंजीनियर है, किसी ने एमबीए किया है। और कुछ लोगों के साथ सिनेरियो ऐसा होता है कि वो लेट, उनके साथ ब्लाइंडनेस होती है, लेट कोई भी डिसेबिलिटी उनको होती है, तो उससे पहले तो वो अपना एक करियर पाथ चुन चुके होते हैं, और उसके बाद उनको अगर इस करियर में जाना हो तो ये चीजें बहुत उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो इस मिथ के बारे में, और कितना ये कॉर्पोरेट फील्ड में ये मिथ कितनी रियल है, या क्या कल्चर है कॉर्पोरेट का इन बिलीफ से हटकर, उसके बारे में आप थोड़ा हमें गाइड कीजिए। हाँ, रानू, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जैसे मैं खुद एक बैंक में हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कहूँ वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ और बैंकिंग सेक्टर, इसे आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे एक्चुअली एबल्ड पर्सन लोग हैं वो भी हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं फॉर गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर। जबकि आज जितना गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर है उतना ही बड़ा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी बन चुका है। हालांकि उतने बैंक नहीं है पर वैसे ही बैंक हैं, जितना बड़ा एसबीआई है आज उतना ही बड़ा एचडीएफसी बैंक भी है। जस्ट मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उदाहरण मैं आपको कंपेयर कर सकूँ कि जितना आज बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी बैंक है उतना ही बड़ा आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक का भी कस्टमर बेस और डिपॉजिट बेस है। और उतने ही हो सकता है उनमें एम्प्लॉय उतने ना हो, एसबीआई के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, एचडीएफसी के कम है, और वो बराबर का काम कर रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि वहाँ, क्योंकि वो सोशल प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट है, फर्स्ट उनकी प्रेफरेंस होती है कि फॉर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कैसे मैनेज किया जाए, तो उस चीजों पे वो थोड़ा स्पेशल फोकस एम्फेसिस रखते हैं। दूसरा जो मिथ है, आपने कहा कि कॉर्पोरेट्स का लेके ये है कि आगे कैसे आगे बढ़ेंगे, तो जैसा मैंने कहा, देखिए, एक लेवल, जो एंट्री लेवल के बाद आप अपने स्किल्स को कितना शार्पन कर पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि देखिए, हम लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट को तो आपको पता है कि उसने जो भी लर्निंग की है सिर्फ कॉलेज में की है, बाकी सब सुना ही है। मेन जो ट्रेनिंग और लर्निंग, या जिसे कहते हैं, जो उनकी फर्स्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है वो फर्स्ट जॉब में ही होती है। तो ये मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है और आप उसी माइंडसेट से काम करें कि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपको उसके कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। और जितना भी काम है, जितना आप लोग अपने स्किल्स स्किल्स मैं यही कहता हूँ कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, आपके बिहेवियरल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं और आपने जिस भी फील्ड में अपना जॉब चालू किया है, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो बैक ऑफिस हो, कस्टमर सर्विस हो, मैं उन्हीं डिपार्टमेंट के नाम ले रहा हूँ जो मैं देखता हूँ जहाँ स्पेशली वो लोग काम कर रहे हैं, वेदर मतलब चाहे सेल्स हो, तो इवन जो टेलीकॉलिंग वाला सेक्शन, उसमें बहुत से लोग कर रहे हैं, सेल्स में बहुत काम कर रहे हैं। तो वहाँ सेल्स ऐसा फील्ड है, जैसा उदाहरण के लिए, कि अगर आपने शुरू के 1-2 साल में, 5 साल में बहुत अच्छे से काम कर लिया, आपका नेटवर्क बन गया, सेल्स कस्टमर बेस बन गया, तो आप तो किसी भी कंपनी में अगर कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो कस्टमर बेस ही आपके एसेट है। तो वो कॉर्पोरेट आपको हायर कर रहा है क्योंकि वो आपका इतना बड़ा कस्टमर बेस है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपने काम शुरू के 2 साल, 3 साल, 5 साल में सीखा हुआ है, वो आपके स्किल्स, वो आपका कस्टमर बेस, वो आपकी असेट जो भी है, वो दूसरे कॉर्पोरेट उसी के लिए वो हायर करते हैं। तो मैं जो शुरू के जो कह रहा हूँ कि कुछ साल आपने काम अच्छे से किया, लर्निंग्स ली, अपने स्किल्स को शार्पन किया, वो आपके होल लाइफ टाइम में काम आते हैं। और ये दूसरा, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आप, ये आपने कुछ साल सीख लिया, अब आपको लगता है कि अब हमने सीख लिया है, अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जो है वैसा चलता रहेगा। तो वो बहुत, कॉर्पोरेट में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा हम आजकल देखते हैं, सुनते हैं कि एआई आ गया, इंटरनेट पे इतनी चीजें हो गई, अवेलेबल हो गई, चैट जीपीटी आ गई, ये सब चीजें जो आ रही हैं,
कि जॉब लॉस कर देंगे। पर अगर किसी ने ये चीजें नहीं सीखी तो डेफिनेटली कुछ साल में हो सकता है ये जॉब लॉस ही करेंगे। अगर आप अभी एआई पे काम नहीं सीख रहे, इंटेलिजेंस पे नहीं सीख रहे, मशीन लर्निंग, इन चीजों को चाहे टेक्निकली आप इनके बैक टेक्निकल इनके जो नोट होगा वो नहीं जानते, ऊपर में अगर यूज करना भी नहीं सीख रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और कॉर्पोरेट्स में, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में यही है कि आपको टाइम के साथ जो भी चीजें बदल रही हैं उनके हिसाब से अपने आप को अपस्किल, अपने आप को रीस्किल कुछ ना कुछ टाइम से करते रहना चाहिए। और ये न सिर्फ आपके करियर में काम आएगा, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में और पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत काम आएगा। दूसरा जो माइंडसेट आपने कहा कि कॉर्पोरेट को लेके है कि प्रमोशंस को लेके या आगे ग्रोथ को लेके है, तो मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा, प्रमोशन इन द सेंस ऑफ रेम्यूनरेशन और इन द सेंस ऑफ डेजिग्नेशन, उसको लेके कोई इशू नहीं होता है। कॉर्पोरेट्स में जो पैकेजेस हैं वो काफी अच्छे लेवल तक जाते हैं। और इसमें भी जो माइंडसेट वाली बात आई, तो कॉर्पोरेट्स भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्तर के हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने स्टार्ट किया था जब जैसे एनबीएफसी से, जो एयू बैंक जो अब बैंक बन गए थे, तब वो बहुत छोटी कंपनी थी। तब हो सकता है कि उस तरह का माइंडसेट ना हो कि हमें कैसे हायरिंग करनी है या नहीं, क्योंकि उस टाइम वो बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन। पर अब जब वो जाके थोड़ा आगे बढ़ के 10 साल बाद, 15 साल बाद एक मिड लेवल का कॉर्पोरेट बन गया, तो उन लोगों ने खुद ने ही ये पॉलिसी बनाई। किसी ने आके उनसे नहीं कहा, उन्हें खुद को लगा कि उन्होंने काम किया। जैसे आज मैं खुद, अब हमारी जो बैंक की DNI कमेटी है, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्लूसिव कमेटी है, इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्लूसिव कमेटी है, इसका मैं मेंबर हूँ। तो आज उसमें इसी बात पर डिस्कशन होता है कि कैसे हमारा जो एम्प्लॉय बेस है वो डाइवर्सिफाई हो, वुमेन उसमें काम करें, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, इंक्लूसिव हो कि स्पेशली एबल्ड लोग भी उसमें ज्वाइन करें। इवन आजकल ट्रांसजेंडर्स पे भी बात होती है कि वो भी, उनकी भी, वो भी कुछ लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो वो कॉर्पोरेट्स अपने आप से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसको लेके भी आज बहुत अवेयरनेस है। आज जो भी जैसे मिड लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं या थोड़े बड़े लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सेबी से कंप्लायंस जरूरी है, बैंक तो आरबीआई से कंप्लायंस जरूरी है। आज आपको पता होगा एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है ईएसजी को लेके, सस्टेनेबिलिटी को लेके, सीएसआर को लेके, कि आप, तो उसमें यही जाता है कि आपके यहाँ डाइवर्सिटी पे डाइवर्सिटी पे कितना काम हो रहा है, जेंडर इक्विटी पे कितना काम हो रहा है, इक्विटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज कितना है, कितने कितने स्पेशली डिसेबल्ड लोग आपके हैं, कितना आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप जो सीएसआर में काम कर रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज है जो आप पीडब्ल्यूडीज के लिए स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सभी रिपोर्टिंग्स हैं जो आज इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो कंपनी से पूछते हैं। उनके लिए वो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि वो कंपनी किस तरह से प्रॉफिट बना रही है, और वो जो कंपनी चला रहे हैं उसमें एम्प्लॉयज किस तरह से हैं, क्या मिक्स डाइवर्सिफिकेशन उनके मिक्स है एम्प्लॉयज बेस में। तो दूसरा इसमें क्या है कि एक और आजकल जो एक ट्रेंड है, या जिसे कहना चाहिए कि हर कॉर्पोरेट्स को एक वो होता है कि वो अपनी एक रैंकिंग स्टैब्लिश करें कि वो कितना, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को लेके, ग्रेट प्लेस टू वर्क को लेके। तो उसमें यही सब चीजें डिस्कस होती हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय, कोई हायर स्किल्स वाला नॉर्मल एम्प्लॉय किसी कंपनी को सेलेक्ट करता है, तो सबसे पहले यही देखता है कि कंपनी का कल्चर कैसा है। कम कल्चर बिल्ड होता है डाइवर्सिफिकेशन से। कल्चर में डेवलप होता है कि वहाँ वो कितना एम्प्लॉयज की पॉलिसीज, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कैसी हैं, पीडब्ल्यूडीज को लेके, वुमेन को लेके,
विमेन के लिए या पीडब्ल्यूडीज के लिए क्या पॉलिसीज हैं, उनके रेम्यूनरेशन को लेके, उनके रिम्बर्समेंट को लेके, अकोमोडेशन को लेके। ये बहुत सी चीजें हैं जो बहुत सी कंपनीज सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अपने लेवल पे काम डिसीजन लेती है, पर वो डिसीजन उनके इन जो अदर आउटसाइड वाले जो पैरामीटर्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनसे जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उन उनके विचारों को भी देखते हुए कंपनीज ये डिसीजन लेती हैं और इस पे काफी अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच सर। ये चीजें तो मैंने भी ऑनेस्टली बताऊं कहीं ना कहीं अपने करियर में अभी फील करी हैं, बिकॉज मेरी कंपनी में भी काफी इस चीजों को लेके इक्वालिटी, इंक्लूजन है, इक्विटी है। जैसे कि आपने बताया डीईआई कम्युनिटी, सॉरी कमिटी, जी डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी कमिटी, वो मेरे ऑफिस में भी है। तो आई कैन रिलेट विद दीज थिंग्स कि ठीक है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते होंगे कुछ कंपनीज में, बट इफ यू से कि हर कंपनी में आपको सेम चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कहना गलत होगा। क्योंकि कंपनीज अपने लेवल पे भी और अपने अपने लेवल पे वो लोग बहुत वर्क कर रहे हैं कि अपनी कंपनीज को वो इंक्लूसिव बना सकें फॉर जी फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। तो सर जैसे कि आपने इसमें बात किया कि स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमें किसी भी फील्ड में जाना है, चाहे वो तो हम कॉर्पोरेट में जाएं या गवर्नमेंट में जाएं, कहीं कहीं भी जाएं, तो हमारे लिए स्किल्स होना तो बहुत जरूरी है। तो सर मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जैसे कि आज हमारे जो भी अर्ली प्रोफेशनल्स हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो ये सपना देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट में जाएं, एज अ कॉर्पोरेट अपना करियर चूज करें, तो बस आप उनको ये गाइडेंस दें या उनको एक लिस्ट दे दें या उनको थोड़ा ये बताएं कि उनको कौन कौन सी स्किल्स पे वर्क करना होगा। और अगर वो जाते भी हैं, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि मैंने कहा कि दोनों ही बैकग्राउंड से पीपल विद डिसेबिलिटी आते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से रोल्स या कौन कौन से फंक्शंस हमारे कंपनीज में आपको लगता है कि ओपन होंगे और उनको उसके लिए अप्लाई करना होगा। तो ये दो क्वेश्चंस आप एक बार मुझे हमें मतलब ऑडियंस को उसके लिए गाइड कीजिए। या थैंक यू। तो श्योर, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं खुद सीएसआर फंक्शन में हूँ। तो ये क्योंकि सोशल डेवलपमेंट का सेक्टर है, तो इसमें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सोशल सेक्टर ऐसा है जो हर बैंक को, मतलब सीएसआर ऐसा है जो हर बैंक को आज या हर ऑर्गेनाइजेशन को जो भी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एक लेवल सर्टेन लेवल से ऊपर की है, उसको करना पड़ता है। तो ये एक सेक्टर है जो पिछले 10 साल में बहुत ही ज्यादा एक अलग डोमेन बन रहा है, जिससे एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आ रही है। और ये काम ऐसा है जो जिसमें अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज हो, थोड़ी आपने पढ़ाई की हो, तो इमेंस अपॉर्चुनिटी इसमें क्रिएट हो रही है। ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में, इवन सोशल डेवलपमेंट सेक्टर्स में, एनजीओ में, इसमें भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, जैसा मैंने आपको कहा कि एचआर एक ऐसा फील्ड है जो में जिसको लेके, मतलब जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कि स्पेशली एबल, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो या फिजिकली या इवन हियरिंग इम्पेक्ट, लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में। इसके अलावा कस्टमर सर्विस है, कॉल सेंटर, बैक ऑफिस सपोर्ट है, इवन सेल्स में बहुत से लोग काम कर रहे हैं जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसमें वो फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी, फाइनेंशियल एनालिसिस के तौर पे भी काम कर रहे हैं। इवन जो अगर आज की डेट में हमारे में मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे एक दोस्त हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक मेरे जानकार हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर इस लेवल की, हाई लेवल की अगर उन्होंने पढ़ाई की है, परचेज किया है, तो उनके लिए तो मौकों की कोई कमी ही नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि आपने उस लेवल की टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल एजुकेशन के सामने ही किया है, तो भी ग्रेजुएट लेवल पे एक बहुत सी चीजें हैं जो शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर से की जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, कॉल सेंटर है, एचआर के अलावा जैसे आज हमारे बैंक में मैं देखता हूँ, हमारे आज की डेट में जितने भी पीडब्ल्यूडी वर्कर काम कर रहे हैं,
वो हर डिपार्टमेंट में, लीगल में, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में है, सेल्स में है, मेरी वाइफ हैं जो एयू में है, वो एचआर में है, मैं सोशल सेक्टर में हूँ। इसके अलावा एक हमारे साथी हैं जो क्रेडिट में है, एक हमारे स्पेशली एबल्ड साथी हैं जो फिजिकली चैलेंज है, वो मार्केटिंग में है, एक है जो कम्युनिकेशन में है, कंटेंट राइटिंग का। तो ये तो बहुत से काम है जो मतलब जिसमें बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनमें वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं जिसपे अपने लेवल पे आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इस बात को जान के, इन चीजों को समझ के, बहुत सारे, मैं उम्मीद करती हूँ जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, अर्ली प्रोफेशनल्स, या जो भी हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो ये सपना देख रहे हैं या जो चाहते हैं कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट फील्ड में अपना करियर बनाए, उनको थोड़ी सी अभी हिम्मत मिलेगी और थोड़ा वो सोचेंगे कि हाँ, दे कैन डू समथिंग इन दिस फील्ड, और इन स्किल्स को डेवलप करके और इस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो इस तरह से वो लोग कहीं ना हाँ, कहीं मैं वही अपना। कहना चाह रहा हूँ, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, हाँ जी। उसमें ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। और चाहे एग्जैक्टली। गवर्नमेंट जॉब जॉब में वो अपॉर्चुनिटी हो या ना हो, पर प्राइवेट सेक्टर में तो वो स्पेसिफिकली जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हो उसको लेके कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जी जी बिल्कुल। और सर, एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि जैसे हमारी बहुत सारी नीड्स रहती है एज अ प्रोफेशनल, और हम जब कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे हमारी बहुत सारी नीड्स रहेंगी, और कुछ कुछ चैलेंजेस भी हम फेस करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि चैलेंजेस ऑब्वियसली हर कोई फेस करता है, बस उनको टैकल करना आना चाहिए। तो बस मैं ये जानना चाहूंगी कि जो भी हमारी नीड्स हैं, या जो भी हम अपने वर्क में या कॉर्पोरेट फील्ड में जो भी हम अपने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन्हें प्रोफेशनली हम कैसे टैकल करें, हम किस तरह से अपनी नीड्स को सामने वाले पर्सन को बताएं कि वो प्रोफेशनल भी रहे, और मतलब वो चीज आउट ऑफ प्रोफेशन भी ना जाए, और अगर हम कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो वो एक प्रोफेशनल वे में ही हम उस चैलेंज को कन्वे कर पाए, तो हमारे जो भी कलीग्स हैं या जो भी हमारे साथ टीम मेंबर्स हैं वो उस चैलेंज को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प कर पाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने जैसा पहले भी कहा था कि इम्पोर्टेंट स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स। तो हमें उस माइंडसेट से हटना पड़ेगा कि हम लोग खुद ही मान के चलते हैं कि हम लोग तो स्पेशल हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। तो मुझे लगता है वो एक माइंडसेट है जो हमें भी थोड़ा, मैंने देखा है बहुत से लोगों का होता है कि हम लोग स्पेशल एबल्ड हैं तो थोड़ा लेट आना अलाउ कर सकते हैं, थोड़ा हम जल्दी जा सकते थे, दूर से आते हैं, तो हम लोग अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो देखिए कॉर्पोरेट में, मतलब मुझे गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, पर प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि वहाँ तो अगर आप इक्वल लेवल का प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं, तो वो चीज़ों पे भी आपको वो सोचना पड़ेगा कि भाई मैं उसी लेवल पे सोच के चलूँ जो बाकी एम्प्लॉय स्टाफ कर रहे हैं। और नेटवर्किंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए कि मैंने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग एम्प्लॉयज होते हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, उन्हें लगता है कि हमें कोई, हम लोग काम कर रहे हैं अपनी सीट पे आके बैठ गए और वापस शाम को उठ के चले गए, तो हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन आसपास है, ऐसा काम है, तो अगर मतलब हो तो ठीक है, वरना तो ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे लगता है वो माइंडसेट पे थोड़ा काम करना जरूरी है। हम लोग ये सोचे कि कोई हमसे आके बात करे तो ही हम बात करेंगे, तो एक ये है जिसको एक शुरुआत करनी चाहिए कि हमें खुद आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, हाय हेलो करनी चाहिए, जान पहचान बनानी चाहिए। क्योंकि देखिए जो मैंने कहा माइंडसेट वाली बात, माइंडसेट सिर्फ हमारा ही नहीं, बाकी लोगों का माइंडसेट भी वही रहता है कि वो घबराते हैं, घबराते हैं इन द सेंस वो झिझकते हैं कि इनको इनसे कैसे बात करें, इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी, हम लोग परेशान तो नहीं करेंगे,
वो खुद झिझकते हैं कि आगे बढ़ के बात करने में, कि इनसे बात करेंगे तो कोई किसी बात पे बुरा तो नहीं मान जाएंगे, इन्हें गुस्सा तो नहीं आ जाएगा, कोई हमारी बात बुरी तो नहीं लग जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे आपको कम्युनिकेशन का चैलेंज है, टीम से है, तो आप खुल के बात कीजिए। कुछ दिन में उन्हें खुद आपको उन्हें पता चल जाता है कि आपकी क्या नीड है, कि आपको हेडफोन यूज करना है तो आपको हेडफोन अवेलेबल कराया जाए। अगर आप जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जॉज या एनवीडिया यूज करते हैं स्क्रीन रीडर, तो हो सकता है आप अगर डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आसपास वालों को डिस्टर्ब होगा। तो हमें भी हेडफोन वो देखना पड़ेगा कि हम लोग कोशिश करें कि अगर हेडफोन यूज कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, तो वो एक हमें रखना चाहिए दिमाग में। बहुत से लोगों का होता है कि मैं तो एक एक बार भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ तो एनी टाइम मैं तो उसी पे सुनूंगा। तो ये चीजें वैसी हैं जो एक एक दूसरे को आपको कंफर्टेबल कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। ये वन साइडेड नहीं हो सकता। अगर वन साइडेड होगा तो देखिए, वो वन साइडेड एक्सपेक्टेशंस तो कहीं भी नहीं चल सकती, चाहे आपके ऑफिस में, चाहे आपके घर में, आपके मोहल्ले में ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि आप अपनी बात रखें और दूसरे को कुछ समझना ना चाहें। तो मुझे लगता है अगर हम उस माइंडसेट से काम करें कि हमें अपनी जरूरतों को अच्छे से कम्युनिकेट करना है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी समझना है, उसके हिसाब से अगर हम कुछ एडजस्ट कर सकते हो उससे करें। फ्रेंडशिप, कलीग्स के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए। उस उनकी जो कलीग्स की, देखिए जो मैंने कहा कि माइंडसेट वाली बात है, उस पे तभी काम होगा जब आप हम उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और इसी तरह से सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी होता है। तो कभी सीनियर मैनेजमेंट को भी फीडबैक जाता है। सीनियर मैनेजमेंट भी जैसे कॉर्पोरेट में बहुत तरह के वो सिस्टम्स होते हैं जिससे वो फीडबैक एम्प्लॉयज का लेते हैं। वो तो आपको अगर ऐसा कोई चैलेंज है तो आप डायरेक्ट अपने मैनेजमेंट से, सीनियर मैनेजमेंट से बात भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, कॉर्पोरेट आज बहुत ही ज्यादा सेंसिटाइज हैं और बहुत अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल है कि क्या नॉलेज, क्या चीज़ों को हमें मैनेज करना है। तो उन बातों को सुना जाता है। अगर कहीं रियली में लगता है कि जेन्युइन है जो आपकी प्रॉब्लम है और उसका कोई सॉल्यूशन वो दे सकते हैं, तो जरूर दें। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इस पे काम किया जाए, इस पे नेटवर्किंग पे, और जो टीम है अपनी उसके साथ वर्क प्लेस को लेके, अपने स्किल्स को लेके डिस्कशन किया जाए, तो वो बहुत इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था रेज करना, क्योंकि क्या होता है कि लोग इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कई बार, या हिचकते हैं बात करने से। और networking is really really important. I can relate with this because I am a person जो एक kind of introvert person है, और बहुत मतलब हिचकती हूँ बात करने में। हाँ, ये है कि जब आप बात करते हो तो उसके बाद आपका एक बॉन्ड बनता है, चाहे आप हेलो हाय की फ्रेंडशिप है तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो। बट या यस। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ग्रो करना है, एंड आप चाहते हो कि सामने वाला भी आपकी सब नीड्स को समझे, आपके चैलेंजेस को समझे। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू डू नेटवर्किंग, एंड साइड साइड बाय साइड ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप भी सामने वाले की नीड्स को समझो, बिकॉज या जैसे कि सर ने बोला कि कोई भी चीज वन साइडेड नहीं होती है। तो सर, ये जो भी हम आज यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, जो भी हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस टॉपिक पे, मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल तब हो जाएगा जब हम कुछ स्टेक होल्डर्स तक उनको ना हम वो एडवाइस पहुंचा पाए, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए या उनके पेरेंट्स हो गए, या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रियली में चाहती हैं इंक्लूसिविटी को लाना। तो मैं आपसे इन तीन पर्सपेक्टिव पे आपका एक ओपिनियन जानना चाहूंगी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो ये प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं इस डर में रहते हैं कि यार
हमारे बच्चे अगर कॉर्पोरेट में जाएंगे तो नो ग्रोथ होगी नहीं होगी, जो कि आप ऑलरेडी रेज भी कर चुके हैं कि भाई ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत है। लेकिन आप स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मतलब क्या उनको आप आपके अकॉर्डिंग उनको फॉलो अप करना चाहिए? सेकेंडली, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हमारी कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट फील्ड में जो भी नो प्राइवेट सेक्टर्स है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर सचमुच में उनको अपनी कंपनीज को इंक्लूसिव बनाना है तो उनको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? तो मैं ये आपसे इन 3 पॉइंट्स पे आपकी गाइडेंस जानना चाहूंगी। हाँ, तो डेफिनेटली रानू, जैसा फर्स्ट आपने कहा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उनके, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखिए, सबकी इच्छा होती है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, स्पेशली एबल्ड और उनके जो पेरेंट्स है वो तो यही चाहते हैं कि, और जैसे मैंने कहा नॉर्मल लोग भी हैं उनकी भी यही कोशिश यही होती है कि जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब ही ट्राई करें। पर आप देख रहे हैं पिछले 10-15 साल का ट्रेंड देखकर आप देखेंगे तो हर साल जॉब कम ही होती जा रही है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हम ये मान के चलें कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को खुद जज करें। देखिए कि आपको, अगर आपको लग रहा है कि आप इस लायक हैं कि आप मेहनत करेंगे और आपकी जॉब लग जाएगी, तब तो आप कुछ टाइम में स्पेंड करें दे। और आपको लग रहा है, आपका दिख रहा है कि रिजल्ट नहीं बन पा रहा है, या आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट कुछ और फील्ड में है, और आपकी जो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि सिक्योर जॉब मिल जाए, तो वो, मुझे लगता है उस माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स को देखिए, वैसे तो पेरेंट्स को समझाना इतना काम वैसा मुश्किल नहीं है अगर वो बच्चा खुद समझ पाए। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस है तो पेरेंट्स तो आज वही चाहते हैं जो चीजें बच्चे खुश रहे। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि सिक्योरिटी ही एक उन्हें गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, तो उन्हें ये भी देखना होगा कि कितनी जॉब्स हैं और हमारा बच्चा उस लेवल की जॉब कर रहा है। और उसके अलावा कॉर्पोरेट्स में जो आपने कहा कि क्या कॉर्पोरेट्स को करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ एक जो डीएनआई पॉलिसी है, जो कमेटी है, वो जरूर बनानी चाहिए। फिर उसके अलावा क्या सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है रोल आइडेंटिफिकेशन का, जॉब आइडेंटिफिकेशन। अभी सब कंपनी बोलती है कि हम लोग कंपनी कमेटी बनाई है, फिर किया है कि हम लोग कितने लोगों को हायर करेंगे और क्या काम करवाएंगे। अब उन्हें भी ये लगता है कि जैसा आपने अभी कह रहे थे, कंपनी कुछ काम होते हैं जो सब काम हम लोग नहीं कर सकते, सब काम सब लोग नहीं कर सकते। इवन नॉर्मल लोग भी ये है कि कोई किसी कोई नॉर्मल वाला भी जरूरी नहीं है कि हर काम हर डिपार्टमेंट में। ऐसा ही हमारे साथ, तो ऐसा ही कंपनीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कुछ जॉब्स ऐसे आइडेंटिफाई करके रखे कि जिसमें उन्हें लगे कि ये काम ऐसे हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी इजीली कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सी चीजें होती हैं जो, जैसे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, विजुअली स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर या एनवीडी चाहिए होता है, तो वो कंपनी उसको इंश्योर कर सकती है। लैपटॉप तो आजकल जैसे कॉर्पोरेट में है तो सभी एम्प्लॉयज को लैपटॉप या डेस्कटॉप दिए ही जाते हैं, वो बड़ा इशू नहीं है। और वो अगर कंपनी कुछ टाइप करके रख सके या ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है एनवीडिया वगैरह अपनी कंपनी पे पॉलिसी बना सके, वो यूज किए जा सके, तो वो भी किए जा सकते हैं। तीसरा जो है माइंडसेट वाली बात मैंने आपसे कही थी कि मैनेजमेंट का माइंडसेट और अदर एम्प्लॉयज का माइंडसेट तभी बन सकता है जब उन्हें पता कि उनके साथ उन हमारी टीम में कौन लोग हैं क्या। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे एयू बैंक, हमारे बैंक में एक रेगुलर पॉलिसी है, हर महीने एक ना एक स्टोरी जाती है एयू सक्षम के नाम से या एयू प्रेरणा के नाम से। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, 60,000 एम्प्लॉयज हैं आज के डेट में, उनको एक मेल जाता है जिसमें उस स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एम्प्लॉय हैं उसकी कहानी सभी के साथ शेयर की जाती है।
उसका उद्देश्य ये नहीं है कि कुछ उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं या कुछ उसे उसके बारे में स्पेशली एबल है इसलिए बताया जा रहा है। वो इससे बताया जा रहा है कि लोग उनसे इंस्पायर हो सके, देखिए ये किस तरह से काम कर। तो ये एक मोटिवेशन, एक encouragement है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए और अदर एम्प्लॉयज के लिए भी। ये कंपनीज कर रही है कि हमारे अदर एम्प्लॉयज का माइंडसेट चेंज हो, उन्हें समझ में आए कि सब लोग कैसे काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बना है तो किस तरह के एम्प्लॉयज से, सबके मिक्स मिक्स कल्चर से, मिक्स बैकग्राउंड से, मिक्स एबिलिटीज से बना है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस पे बहुत काम कर रही है, मतलब, और इस पे करना भी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए अपने डिफरेंस डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग हैं उसके बारे में सब एम्प्लॉयज को पता हो। उनके लिए जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब रोल आइडेंटिफाई किए जाएं। उस पे अगर किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग भी दी जाए। आज मतलब बैंक्स में तो हर हर बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की जाती है। तो उसमें उसके कंटेंट में स्पेशली एबल्ड के लिए भी जो कोर्सेज हैं या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको ऐड किया जाए। इसके अलावा जो मेन होता है थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सी जगह होती है कि हर हर लेवल की कॉर्पोरेट में शायद पॉसिबल ना हो, पर जो मिड लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं या बड़े लेवल कॉर्पोरेट्स हैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करके वो एक्सेसिबल भी कर सकते हैं इजीली। अगर व्हील चेयर बाउंड जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अब वर्क प्लेस को एक्सेसिबल बनाया जाए, स्पेशली एबल्ड जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग के लिए अगर टच लग सके जिसके थ्रू वो अपने केन यूज करके मूवमेंट कर सके, तो वो बहुत से डिपार्टमेंट करते हैं। जैसे कि मैं खुद हमारे बैंक में भी है, तो इंश्योर किया जाता है जो भी बड़े ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, वो सभी एक्सेसिबल हो। और तो ये चीजें जो दोनों के लिए बना। आई गेस मैं थर्ड क्वेश्चन आपका मिस कर गया क्या था? थैंक यू सो मच सर, नो इश्यूज। तो मेरे यही 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे रेज किए थे कि स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो कि आपने कवर किया और बहुत अच्छे से हमारे को आज आपने गाइड किया, हमारे लिसनर्स को आपने गाइड किया। और पता भी नहीं चला कि कैसे हमारा पॉडकास्ट एंडिंग में आ चुका है। और थैंक यू सो मच आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए, आपने हमारे साथ आज का जो पॉडकास्ट किया। एंड मैं अपने लिसनर्स को बस यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को जो करना है, जो सा भी करियर चूज करना है, आप बेझिझक कीजिए। क्योंकि देखिए, चैलेंजेस आपको हर जगह फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी आपको हर जगह मिलेंगी। अगर आपका सपना है कॉर्पोरेट फील्ड में जाने का, तो जाइए, बिल्कुल जाइए। क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। शायद शुरुआत थोड़ी धीमी हो, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंचेंगे। तो वेरी ऑल द बेस्ट हमारे सभी लिसनर्स को। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच पीयूष जी, आपके बहुत ही प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच रानू जी कि मतलब मुझे आपने सुना। मैं नॉट ए गुड स्पीकर, आई नो, बट जितना भी मेरी नॉलेज थी शेयर कर सकता था, मैंने कोशिश की है शेयर कर। और थैंक यू सो मैं चाहूंगा अगर किसी को भी अगर इस बारे में और मुझसे कुछ जानना है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप शेयर कर सकते हो। और मैं ऑलवेज, क्योंकि मैं तो सोशल सेक्टर से हूँ, तो वैसे भी मैं 4/7 अवेलेबल हूँ। अगर किसी को किसी भी तरह की सपोर्ट या असिस्टेंस की मेरी जरूरत है तो मैं आई एम ऑलवेज। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Sure, sure. I will definitely share your contact if anyone wants. And आज आपने जो भी गाइडेंस दिया, उस गाइडेंस से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स अपने सपनों की तरफ जरूर उड़ान उड़ान भरेंगे और अपने कॉर्पोरेट फील्ड में बहुत ही अच्छा करेंगे। थैंक यू।